चैनल द चॉकबोर्ड चैंपियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि एंटरप्रेन्योर की कॉम्पिटेंसीज कौन सी होती हैं और एक और टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर बताए थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड जनरेशन। तो उसमें अपन ने 12 तरीके की कॉम्पिटेंसीज पढ़ी थी। अब इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि है ना एंटरप्रेन्योर के वैल्यूज़ क्या होने चाहिए, उनके एथिक्स क्या होने चाहिए, एथिक्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, उनके वैल्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कोर वैल्यूज़ एंटरप्रेन्योर में क्या होनी चाहिए। और एक सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में अपन है ना एक वीडियो देखेंगे किसका, एनरॉन का। एनरॉन एक कंपनी थी यूएसए में जिसने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। यूएसए में बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स करके बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। उनके 3 जो मेन मेंबर्स थे उन्होंने मिलके। तो आप वो वीडियो देखिए, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा वो वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं इनरॉन स्कैंडल के बारे में। इनरॉन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है। करीब $70 बिलियन का ये स्कैम था, जिसके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग मेथड्स यूज की गई थी। इनरॉन एक ऐसा स्कैम माना जाता है जो कि सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे कॉम्प्लेक्स भी था। तो आज हम इस पूरे स्कैम को सिंप्लीफाई करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में इसे समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूस्टन नेचुरल गैस और इंटर नॉर्थ, इन 2 कंपनीज के मर्जर के बाद इनरॉन बनी। इनरॉन एक एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस इन जैसी चीजों की ट्रेडिंग करती थी। तब इनरॉन के जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस थे वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इसलिए इनरॉन प्लान कर रही थी कि वो तेजी से आगे बढ़े, जिसके लिए उन्हें नए बिजनेसेस स्टार्ट करने थे। और उसके लिए उन्होंने मैकेंजी एंड कंपनी इस कंसल्टेंट को हायर किया ताकि मैकेंजी इनरॉन को बिजनेस स्ट्रेटेजी के बारे में बताए। जब इनरॉन के सीईओ मिस्टर केनेथ ले ने मैकेंजी को अप्रोच किया तो मैकेंजी ने इस प्रोजेक्ट के लिए जेब स्किलिंग नाम के कंसल्टेंट को अपॉइंट किया और फिर जेब स्किलिंग इनरॉन की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है उस पर काम करने लगे। मिस्टर जेब स्किलिंग की जो स्ट्रेटेजीज थी वो इनरॉन के लिए काफी अच्छा काम करने लगी, जिसके चलते इनरॉन ने जेब स्किलिंग को ही हायर कर लिया। जेब स्किलिंग के आने के बाद कंपनी अलग अलग रिस्क के बिजनेसेस में एंटर करने लगी ताकि वो तेजी से ग्रो हो पाए। 1990 में इनरॉन ज्वाइन करने के बाद स्किलिंग ने तुरंत एंड्रू फेस्टो को हायर किया। एंड्रू फेस्टो कॉम्प्लिकेटेड डील्स करने के लिए जाना जाता था और शुरुआत से ही स्किलिंग के और इनरॉन के इरादे क्लियर थे। उन्हें चीजों को कॉम्प्लिकेट करना था। वो शुरुआत से ही चाहते थे कि अगर कोई डील अच्छा परफॉर्म करती है तो वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखेगी, और अगर कोई डील अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो हम उसे छुपा देंगे। और उसके लिए उन्हें जरूरत थी कुछ ऐसे लोगों की जो चीजों को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना सके ताकि एक्चुअल रियलिटी को कोई देख ना पाए। इनरॉन में आते ही स्किलिंग ने परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में इनरॉन का परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, कम्युनिकेशन और एक्सेलेंस इन चीजों के बेसिस पर परफॉर्मेंस रिव्यू करता था। लेकिन स्किलिंग के आने के बाद ये क्राइटेरिया चेंज हो गया और स्किलिंग ने क्राइटेरिया ये रखा कि जो लोग कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट कमा कर देंगे उनका परफॉर्मेंस अच्छा माना जाएगा। तो अपने बिजनेस को तेजी से बढ़ाने के लिए कंपनी कई सारी हाई रिस्क डील्स करने लगी। कई सारे ऐसे बिजनेसेस में एंटर करने लगी जो कि काफी रिस्की थे। कंपनी इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, पावर प्लांट्स, कमोडिटी ट्रेडिंग इन जैसे कई सारे अलग अलग बिजनेसेस में एंटर करने लगी। इनमें से कुछ आइडियाज और बिजनेसेस वर्कआउट हुए लेकिन ज्यादातर फेल हो गए, जिसके चलते कंपनीज को लॉसेस भी होने लगे। तो कंपनी के तीनों इंपॉर्टेंट लोग यानी कंपनी के फाउंडर केनेथ ले, कंपनी के सीईओ एंड्रू फेस्टो और कंपनी के सीईओ जेब स्किलिंग, तीनों का भी मकसद ये था कि कंपनी को तेजी से आगे बढ़ाना है। लेकिन इस प्रोसेस में कंपनी के कई सारे प्रोजेक्ट्स फेल होने लगे, जिसमें कंपनी को लॉसेस होने लगे। अब कंपनी चाहती थी कि अपनी जो इमेज है उसे बरकरार रखा जाए, इसलिए वो उन लॉसेस को छुपाने लगे और कंपनी को फेक रेवेन्यू दिखाने लगे। साथ ही अपने लॉसेस को अवॉइड करने के लिए कंपनी को जरूरत थी और ज्यादा प्रॉफिट कमाने की, जिसके लिए कंपनी को कैपिटल की भी जरूरत थी। इसलिए कंपनी अलग अलग कॉम्प्लेक्स चीजें करके डेट उठाने लगी यानी कर्ज लेने लगी। और ये सारी चीजें करने के लिए कंपनी को अनइथिकल कॉम्प्लेक्स चीजें करने की जरूरत थी, जिसमें स्किलिंग और एंड्रू फेस्टो दोनों भी मास्टर थे। तो पहला मास्टर स्ट्रोक स्किलिंग ने 1992 में खेला। उसको पता था कि इन सारी चीजों को छुपाने का और ज्यादा रेवेन्यू दिखाने का सिंपल तरीका यह है कि अकाउंटिंग की मेथड चेंज की जाए। इसलिए उन्होंने यूएस के कैपिटल मार्केट रेगुलेटर SEC दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के पास ये प्रपोजल डाला कि इनरॉन को हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड की बजाय मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग मेथड यूज करने के लिए अलाउ किया जाए। और फिर 1992 में कंपनी के ऑफिस में बहुत बड़ी पार्टी हुई। पार्टी इसलिए नहीं थी कि इनरॉन ने नया बिजनेस शुरू किया है या फिर इनरॉन को कोई बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। पार्टी इसलिए भी नहीं थी कि कंपनी ने कुछ इनोवेट किया है। पार्टी इसलिए थी कि SEC ने इनरॉन को मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग यूज करने के लिए अलाउ किया था। अब ये चीज किसी भी कंपनी के लिए उतनी खास चीज नहीं होती है, लेकिन इनरॉन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि उनके फ्रॉड के इरादों के लिए ये चीज उनके लिए बहुत जरूरी थी। और यहाँ से ही उनका फ्रॉड का सफर शुरू हुआ। तो 1992 से पहले इनरॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग यूज कर रही थी।
और 1992 से उन्हें मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग यूज करने के लिए अलाउ किया गया, जिसके बाद वो मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग यूज करने लगे। तो पहले समझते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है और मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग क्या होती है। साथ ही ये भी समझेंगे कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो पहले समझते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग को। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में जिस प्राइस पर एसेट को बाय किया गया है वो प्राइस बैलेंस शीट पर दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी लैंड को 10 करोड़ रुपए में खरीदा गया है तो 10 करोड़ रुपए बैलेंस शीट पर दिखाए जाएंगे। फिर 2 साल बाद उस लैंड की कॉस्ट चाहे कुछ भी हो, उसे उसी कॉस्ट पर दिखाया जाएगा। इसे कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉब्लम यह है कि कई सारी चीजों की प्राइस बाद में चेंज हो जाती है जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में दिखाई नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, जैसे कि 100 करोड़ रुपए किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, बाद में उस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ गई है जिससे वो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ की हो गई है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में वो कंपनी 150 करोड़ बैलेंस शीट पर नहीं दिखा सकती। जिस प्राइस पर उसने शेयर खरीदे थे वही प्राइस उसे बैलेंस शीट पर दिखानी पड़ेगी, यानी बैलेंस शीट पर उस एसेट की वैल्यू 100 करोड़ रुपए ही रहेगी। जिसके चलते हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग में कई बार ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि एसेट्स की जो एक्चुअल वैल्यू है वो बैलेंस शीट पर नहीं दिखती है। तो फिर ऐसे में मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग आपके काम आती है, क्योंकि इस प्रॉब्लम को मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग सॉल्व करती है। चलो तो देखते हैं कि मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग कैसे काम करती है। मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग कंपनी की जो एक्चुअल मार्केट वैल्यू है उसके बेसिस पर एसेट की वैल्यू डिसाइड करती है। जैसे कि अगर कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर 100 करोड़ में खरीद लिए हैं और बाद में उस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ने से उसकी एक्चुअल वैल्यू अब 150 करोड़ हो गई है, तो मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग के अनुसार उस एसेट की वैल्यू 150 करोड़ रुपए ली जाएगी, यानी उस एसेट की जो एक्चुअल वैल्यू है वो ली जाएगी। साथ ही अगर कंपनी ने कोई लैंड खरीदी है जो कि उन्होंने 10 करोड़ में खरीदी है और उस लैंड की वैल्यू भी 15 करोड़ हो गई है, तो मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग में उस लैंड की वैल्यू 15 करोड़ ली जाएगी। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि उस लैंड की वैल्यू 15 करोड़ ही है? क्योंकि जब शेयर्स की बात होती है तो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, जिसके चलते उनकी एक्चुअल वैल्यू सभी को पता होती है। लेकिन लैंड्स और कई सारी कंपनी की डील्स जो होती है उनकी एक्चुअल वैल्यू लोगों को पता नहीं होती और उसमें एस्टिमेट्स यूज किए जाते हैं और कंपनी अपने इंटरनल एस्टिमेट लेकर उन एसेट्स की वैल्यू डिसाइड करती है। तो जब एस्टिमेट्स की बात आती है तो उसमें एरर भी हो सकते हैं और इसी चीज का इनरॉन ने फायदा लिया। इनरॉन अपने एसेट्स को मार्क टू मार्केट मेथड से काफी बढ़ा कर दिखाने लगे। अगर किसी एसेट की वैल्यू $10 मिलियन है तो उसे $50-60 मिलियन दिखाने लगे, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग बनती चली गई। यही नहीं, इस मेथड का उपयोग उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी किया, अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। कंपनी के कई सारे पावर प्लांट्स ऐसे थे जो कि कुछ काम के नहीं थे और मार्केट में उनकी वैल्यू भी कुछ नहीं थी। उनकी वैल्यू कंपनी ने काफी बढ़ा चढ़ा कर दिखाई। फॉर एग्जाम्पल, 1992 में कंपनी ने साइथ एनर्जीज के साथ एक डील की। इस डील के अनुसार कंपनी साइथ एनर्जीज को अगले 20 सालों के लिए 195 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हर दिन प्रोवाइड करेगी। इस कंप्लीट डील की वैल्यू $3.5 से $4 बिलियन के करीब मानी जा रही थी। जैसे ये डील डन हुई, कंपनी इस डील की जो साइज है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर दिखाना शुरू कर दिया। इवन उस टाइम तो ये जो डील है उसका ऑपरेशन तो शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन इससे पहले ही इनरॉन ने इस डील की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर दिखाना शुरू कर दिया था, जिससे कंपनीज के जो रेवेन्यू है वो काफी बड़े दिखने लगे थे और कंपनी का प्रॉफिट भी, जबकि एक्चुअल ट्रांजैक्शन कुछ भी नहीं हुए थे, बस डील कंप्लीट हुई थी। इनरॉन ने आगे चलकर अपना फाइबर ऑप्टिक बिजनेस भी शुरू किया था, जिसके चलते उन्होंने ब्लॉकबस्टर इस वीडियो ऑन डिमांड कंपनी से डील की थी, जिसके चलते कंपनी आने वाले 20 सालों के लिए ब्लॉकबस्टर को फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स प्रोवाइड करेगी। ये डील $112 मिलियन की थी। जैसे ये डील कंप्लीट हो गई, कंपनी ने तुरंत अपनी सर्विसेज ब्लॉकबस्टर को प्रोवाइड करने से पहले ही रेवेन्यूज और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर दिखाना शुरू किया। तो इस तरह मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग मेथड से कंपनी अपने सारे फिगर्स को मैनिपुलेट कर रही थी और उन्हें काफी बढ़ाकर दिखा रही थी। जैसे कि 1996 में इनरॉन का रेवेन्यू $13 बिलियन था और प्रॉफिट $584 मिलियन था। 1997 में ये रेवेन्यू बढ़कर $20 बिलियन हो गया और नेट इनकम $105 मिलियन थी। फिर 1998 में रेवेन्यू $31 बिलियन हो गया और प्रॉफिट $703 मिलियन हो गया। और उसी तरह ये रेवेन्यू बढ़कर साल 2000 तक $100 बिलियन तक चला गया। अगर हम इसे रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम $1 की वैल्यू 44 रुपीज़ के करीब थी। तो रुपीज़ में बात की जाए तो साल 2000 में इनरॉन का रेवेन्यू 4,40,000 करोड़ था, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। और साल 2000 में इनरॉन का प्रॉफिट $979 मिलियन था। तो इस तरह के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स की वजह से कंपनी की शेयर प्राइस लगातार बढ़ती चली गई और इनरॉन दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज में से एक बन गई। लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये सारी फिगर्स ही झूठी है ना। उस टाइम .com बबल चल रहा था। अगर आपको .com बबल क्या था ये पता नहीं है तो उस पर भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जिसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। तो .com बबल में जो इंटरनेट कंपनीज थी उनकी शेयर प्राइस लगातार बढ़ रही थी। कई सारी इंटरनेट कंपनीज ऐसी थी कि जिनका तो रेवेन्यू भी नहीं आ रहा था, फिर भी उनको बड़ी बड़ी फंडिंग मिल रही थी, इन्वेस्टर्स उनमें हेवीली इन्वेस्ट कर रहे थे।
इस आशा में कि इंटरनेट पर बेस्ड ये बिजनेसेस आगे चलकर बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। और इस बबल में जिन कंपनीज का अच्छा खासा बिजनेस मॉडल भी नहीं है उनमें भी लोग इन्वेस्ट करने लगे और उनकी भी शेयर प्राइस बढ़ने लगी। हमने देखा कि साल 1992 से इनरॉन लगातार मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग की मदद से अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स दोनों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही थी। लेकिन कंपनी इस भरोसे पर थी कि आगे चलकर वो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा देगी और जो भी लॉसेस उन्हें हो रहे हैं और जो भी चीजें उन्हें छुपानी पड़ रही है उन्हें कवर अप कर लेगी। तो एक्चुअल में तो कंपनी के पास कोई खास रेवेन्यू आ नहीं रहा था, ना ही कंपनी को कोई प्रॉफिट हो रहा था। तो ऐसे में कंपनी कैसे चलेगी? ऐसे में कंपनी को जरूरत होगी कैपिटल की। अब सवाल ये आता है कि कैपिटल भी क्या रीजन देकर उठाए। अगर कंपनी कैपिटल उठाती तो इन्वेस्टर्स बोलते कि आपको अच्छा खासा रेवेन्यू कमा रहे हो, आप तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो, फिर आपको कैपिटल की क्या जरूरत। लेकिन रियलिटी तो अलग थी। रियलिटी ये थी कि कंपनी को लॉसेस पर लॉसेस हो रहे थे। तो जेफ स्किलिंग और एंड्रयू फेस्टो इन दोनों ने इसका भी सोल्यूशन निकाला कि पैसा कहाँ से आ सकता है। और इस कैपिटल का इंतजाम करने के लिए उन्होंने और एक कॉम्प्लेक्स चीज का इस्तेमाल करना शुरू किया जिसका नाम है SPV, दैट इज स्पेशल पर्पज व्हीकल, जिसे स्पेशल पर्पज एंटिटी भी कहा जाता है। चलो तो देखते हैं कि ये स्पेशल पर्पज व्हीकल क्या होते हैं। जनरली जब किसी कंपनी को किसी रिस्की बिजनेस में एंटर करना होता है तो वो स्पेशल पर्पज एंटिटी के जरिए वो काम करती है ताकि उस बिजनेस की कोई भी रिस्क उस मेन कंपनी की बैलेंस शीट पर ना आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ABC नाम की कोई पावर कंपनी है। कंपनी चाहती है कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करे रिन्यूएबल एनर्जी का, लेकिन उस बिजनेस में रिस्क काफी ज्यादा है, इतना ज्यादा कि वो जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसकी बैलेंस शीट खराब कर सकती है और ABC कंपनी को उसका बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे केस में ABC कंपनी एक स्पेशल पर्पज व्हीकल फॉर्म करेगी और उसके जरिए उस बिजनेस को चलाएगी। पूरा बिजनेस फेल हो जाता है या बैंकरप्ट हो जाता है तो उसका कोई भी असर ABC कंपनी पर नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इनरॉन ने स्पेशल पर्पज व्हीकल का इस्तेमाल कैसे किया और कैसे उन्होंने और कॉम्प्लेक्स करके उनके इन्वेस्टर्स और लेंडर्स दोनों को कंफ्यूज किया। तो अपने कैपिटल रेज करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनरॉन ने कई सारे स्पेशल पर्पज व्हीकल्स फॉर्म किए। कंपनी उन स्पेशल पर्पज व्हीकल्स को अपने कुछ एसेट्स ट्रांसफर करती थी जिसकी वजह से उन स्पेशल पर्पज व्हीकल्स की बैलेंस शीट पर एसेट्स दिखाई देते थे और फिर उन एसेट्स के बेसिस पर वो स्पेशल पर्पज व्हीकल बैंक्स और बाकी फाइनेंशियल कंपनीज से लोन लेते थे और फाइनली ये लोन इनरॉन को ट्रांसफर किया जाता था। और जैसे ये पैसा उस स्पेशल पर्पज व्हीकल के पास आ जाता था वो स्पेशल पर्पज व्हीकल उन पैसों को इनरॉन को ट्रांसफर करते थे। इनरॉन के उन स्पेशल पर्पज व्हीकल्स ने JP मॉर्गन चेज, सिटी ग्रुप, मॉर्गन स्टैनली और कैनेडियन इंपीरियल बैंक ऑफ कॉमर्स इन जैसी बड़ी बड़ी बैंक से पैसा लोन पर लिया था। कई बार जब बैंक्स उन एसेट्स पर लोन देते थे तो वो एक्स्ट्रा गारंटी भी मांगते थे, तो इनरॉन अपनी तरफ से उन्हें स्पेशल गारंटी प्रोवाइड करती थी। तो इस पूरे स्ट्रक्चर का इनरॉन ने दो तरह से फायदा लिया। पहला तो जिन एसेट्स को वो उन स्पेशल पर्पज एंटिटी को ट्रांसफर करते थे उसे वो कंपनी का सेल बताते थे। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर वो ये नहीं दिखाते थे कि कंपनी ने अपने एसेट्स उन स्पेशल पर्पज व्हीकल को ट्रांसफर किए हैं, वो ये दिखाते थे कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज उन स्पेशल पर्पज व्हीकल्स को बेचे हैं और उसका रिवेन्यू फिर इनरॉन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर दिखाता था। साथ ही इस पूरे स्ट्रक्चर के बाद जो भी लोन उन स्पेशल पर्पज व्हीकल को मिलता था वो इनरॉन खुद को ट्रांसफर कर लेता था, जिससे इनरॉन की बैलेंस शीट पर ना लोन रहता था। साथ ही जिन एसेट्स को वो उन स्पेशल पर्पज व्हीकल को ट्रांसफर करते थे उसे वो अपना रेवेन्यू भी दिखाते थे। तो इस सारी स्ट्रक्चर की वजह से इनरॉन का रेवेन्यू भी बढ़ गया, साथ ही बैलेंस शीट पर डेट भी नहीं दिखा। तो इनरॉन अंदर से ये सारी चीजें कर रहा था, लेकिन बाहर से कंपनी सब लोगों को बड़ी अट्रैक्टिव दिख रही थी। जिस स्पीड से इनरॉन के अलग अलग बिजनेसेस बढ़ रहे थे उससे सब लोगों को लग रहा था कि इनरॉन बहुत तेजी से एक्सपांड कर रही है। फॉर्च्यून मैगजीन ने तो इनरॉन को लगातार 6 साल अमेरिका की सबसे इनोवेटिव कंपनी के तौर पर सिलेक्ट किया। तो इन सब चीजों के चलते इनरॉन की शेयर प्राइस लगातार बढ़ने लगी और $20 से बढ़ते बढ़ते $90 के भी ऊपर चली गई, जिसके चलते इनरॉन का मार्केट कैपिटलाइजेशन $70 बिलियन के करीब चला गया। जैसे ये .com बबल बर्स्ट हुआ, यानी इन्वेस्टर्स को लगा कि इंटरनेट कंपनीज अब रेवेन्यू नहीं कमा रही है और वो प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही है, उसके बाद लोग इंटरनेट कंपनीज के शेयर्स बेचने लगे। रियलिटी देखने के बाद उन्होंने उन कंपनी से ध्यान हटा दिया, जिसके चलते मार्केट में कैपिटल की शॉर्टेज होने लगी और इनरॉन, जो कि लगातार हर साल लॉसेस में था लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर प्रॉफिट दिखा रहा था, उसे भी प्रॉब्लम होने लगी। और फिर जब अक्टूबर 2001 में इनरॉन ने $618 मिलियन का लॉस दिखाया तो वो सबके लिए शॉक था कि अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा रेवेन्यू दिखा रही है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिखा रही है और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बहुत स्ट्रांग है, ऊपर से उसका डेट भी कम है, तो ऐसे में कंपनी को इतना बड़ा लॉस कैसे हो सकता है। जिसके चलते SEC ने इस पूरे मामले की तहकीकात करना शुरू किया और फिर नवंबर 2011 में SEC को पता चला कि इनरॉन ने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और अपने फाइनेंशियल फिगर्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, साथ ही कॉम्प्लेक्स चीजों का इस्तेमाल करके इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करना, इन सब चीजों की मदद से कंपनी ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है। फिलहाल फिनोवेशंस में देखिए, आपने देखा वो वीडियो कैसा उन्होंने कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस करके एनरॉन ने कितना बड़ा फ्रॉड किया था और कैसे इन्वेस्टर्स को लूटा था और SEC को कैसे पागल बनाया था उन्होंने। तो SEC मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उधर।
सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, सॉरी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वहाँ पे यूएसए में। जैसे अपने यहाँ पे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है यूएसए में। ठीक है, तो वो उन्होंने उसको पागल बनाया था और फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन करके और फ्रॉड किया था बहुत बड़ा। तो अब अपन पढ़ेंगे तीन तीन अलग अलग एंटरप्रेन्योर के बारे में जिन्होंने जिन्होंने पैसा तो कमाया पर अपनी पैसों का बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल किया। तो आप कौन से एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो वो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक लड़की है जिसका नाम है जीन। उसने ग्रेजुएशन किया है, एमबीए ग्रेजुएशन किया इस कॉलेज से। ठीक है, उसके बाद उसको अपनी जॉब मिल गई, मतलब उसने इंटरव्यू दिया, प्लेसमेंट हो गया, जॉब मिल गई। उसने फिर क्या किया, भाई उसको जॉब में थोड़ा सा लग रहा था कि भाई जॉब अब जम नहीं रही है, तो उसने अपना बिजनेस खोल दिया, है ना, और अच्छा खासा उसका बिजनेस चल गया, उसको हाई लेवल पे ले गई। ठीक है, अब फिर उसने बहुत सारा पैसा कमाया, कम से कम भी $10 मिलियन कमा लिए। ठीक है, और फिर जब वो पीक पे था उसका बिजनेस तो उसने उसको बेच दिया और कमाया नहीं, $10 मिलियन कमाया नहीं उसने, उसको उस पीक पे जो बिजनेस था उसको बेच दिया और फिर उसने $10 मिलियन में उसको बेच दिया। ठीक है, अब जो उसके पास पैसा था $10 मिलियन, उसको फिर अब वो अपना अपने हिसाब से बहुत मजे की जिंदगी जी रही है, ट्रैवल कर रही है, उधर अपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, फिर उसको मैनेज करती है। तो जेन कैसे एंटरप्रेन्योर नहीं, ये कार्ली है, सॉरी कार्ली है। ठीक है, तो कार्ली इज अ प्रोटोटाइपिकल एंटरप्रेन्योर एंड इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेल्फ रियलाइजेशन इगोइस्टिक एथिक, मतलब खुद के बारे में ही सोच रही है, दूसरों के बारे में नहीं सोच रही है। ठीक है, शी क्रिएट्स वैल्यू, उसने वैल्यू क्रिएट किया, बिजनेस सेटअप किया, ट्रेड विद अदर्स एंड लिव्स हर ड्रीम लाइफ, खुद के बारे में खुद की ड्रीम लाइफ जी रही है। यस, शी इज नॉट डिस्कस इन द बिजनेस एथिक्स लिटरेचर, शी इज एन इनविजिबल वुमन। ऐसे लोग जो खुद के लिए जीते हैं वो उनको एथिकल एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते, उनको प्रोटोटाइपिकल बोलते हैं, जो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जीते हैं। ठीक है, और अब पढ़ेंगे दूसरे लड़के, इसके बारे में मुझे पता नहीं क्या उसका नाम क्या है, लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसने भी ऐसे ग्रेजुएशन किया था इसी कॉलेज से, फिर इसको भी जॉब मिल गई थी, है ना। फिर जॉब मिलने के बाद क्या किया था, उस जॉब में उसको कोई ऐसा मतलब लूप होल मिल गया था अपने कंपनी में, जिससे वो क्या करती थी, कंपनी के थोड़ा थोड़ा पैसा करके एक अपने ट्रांजेक्शन्स के थ्रू स्विस बैंक अकाउंट और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती थी, और फिर वो स्विस बैंक अकाउंट ऐसे खुद के अकाउंट में ट्रांसफर कर लेता था। तो कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन इसने ऐसा फ्लो ऑफ फंड्स से सेट कर रखा था, जिससे थोड़े थोड़े पैसे इसकी कंपनी में से निकल के उसमें जा रहे थे इसके खुद के अकाउंट में। उसके पास भी $10 मिलियन ऐसे इकट्ठा हो गए, फिर उसने अपने 1-2 सालों में जैसे उसके पास पैसे इकट्ठा हुए तो उसने रिजाइन दे दी जॉब को, और कहीं दूर जाके, मतलब सबसे दूर जाके कहीं पे लग्जरी लाइफ जी रही है। उसके पास अपनी गाड़ी वाड़ी है, बंगले हैं, और उसके पास जो पैसे हैं उसको मैनेज कर रही है और अपनी लग्जरी लाइफ जी रही है। तो ये तौनिया है। ठीक है, तो तौनिया क्या है, एक प्रीडेटरी एथिकल है, दूसरों को हार्म करके उनके जो बेनिफिट्स हैं उनके उसमें से दूसरों को नुकसान पहुंचा के उसको जो फायदा हुआ है उससे खुद को फायदा दे रही है, और दूसरों के एक्सपेंस पे आके, दूसरों को दाव पे लगा के वो पैसा कमाया उसने, और फिर खुद की जिंदगी जी रही है। तो ये बहुत ही खराब तरीके का एंटरप्रेन्योर होता है, जो खुद दूसरों को हार्म करके खुद का बिजनेस चला रहा है। ठीक है, लास्ट है ये, इसने भी सेम ग्रेजुएशन किया कॉलेज से, और फिर क्या हुआ, इनके इसकी मम्मी पापा की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। इसकी मम्मी पापा इसके नाम पे $10 मिलियन छोड़ के गए थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, $9.9 मिलियन क्या किए, डोनेट कर दिए। बाकी जो $1 मिलियन बचा था, हाँ, बाकी जो $1 मिलियन बचा था उसको उसने इन्वेस्ट कर दिया यहाँ और एक नॉर्मल सा घर लेके बैठी है, और अपने जो भी उसके पास इन्वेस्टमेंट है उसमें से ब्याज जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसको खा रही है, बस हो गया। ठीक है,
ये है जेन। तो जेन एक है ऑल्ट्रिस्टिक एथिक। ये सेल्फलेस है, खुद के बारे में नहीं सोचती, दूसरों के बारे में सोचती है। ठीक है, सोसाइटी के बारे में सोचती है और खुद के लिए मिनिमम रखती है। और एक सोशल जस्टिस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और उसको पूरे बिजनेस लिटरेचर में बहुत तारीफ हुई कि मतलब दूसरों के बारे में सोचती है। वो बोली कि भाई $10 मिलियन का मैं अकेली क्या करूंगी। उसने उन गरीबों को बांट दिया जो डिजास्टर में, और जो विक्टिम्स हैं अर्थक्वेक्स उन सबके, उनको बांट दिया। ठीक है, तो ये हो गई जेन। तो ये 3 तरीके की एंटरप्रेन्योर्स, आपको क्या पता चलता है कि ये जो तीनों एंटरप्रेन्योर है अपनी अपनी जगह आप देखोगे तो सही है ना। पर एक तो बिल्कुल सेल्फलेस है, जो स्विस बैंक में ट्रांसफर कर दिया। दूसरी ने तो खुद का वही मेहनत करी और फिर अपनी लाइफ जी रही है। और जो तीसरी, उसने तो पूरा ही बांट दिया। तो आपको किस हिसाब का बनना है और क्या करना है। तो ये अलग अलग एथिकल जो एंटरप्रेन्योर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स और वैल्यूज बोलते हैं ना, आपके संस्कार, आपको मन बोलते हैं ना इंडियन संस्कृति, आपको संस्कार आपको क्या बोलते हैं कि भाई अच्छे काम करो, लॉयल रहो दूसरों के प्रति, जो आप काम करो उसकी रिस्पेक्ट करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो। एथिक्स हमको बताते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। हमारे जो मॉरल जो जस्टिफिकेशन हमको देते हैं, कि हमारी कंसाइंस हमको बताती है। कुछ तो लॉ बताता है कि भाई हाँ ये गलत है, जैसे ये मर्डर करना गलत है, चोरी करना गलत है। बट एथिकल जो होते हैं, जो हमारे वर्च्यूज होते हैं, जो सच्चाई हमारी, लॉयल्टी हमारी, वो होते हैं एथिक्स। ठीक है। और बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है। हम ऐसे प्रैक्टिसेस जो हम यूज करते हैं बिजनेस को कंडक्ट करने में। जैसे हमने कभी ऐसे फ्रॉड टाइप कुछ नहीं किया, हमने गवर्नमेंट को बुद्धू बनाने की कोशिश नहीं करी, हमने कभी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करी। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब वो होती है कि जैसे जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं टॉप कि जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, उनके बीच में मीटिंग हुई कि भाई हम लोग एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी शेयर प्राइस बहुत इंक्रीज होने वाली है कल से। तो फिर हमको, हमारे बिजनेस को बहुत प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है। तो किसी ने सुन लिया और डायरेक्टर ने क्या किया, उसको फैला दी बात को। तो जो उसका रिश्तेदार था उसने क्या, उसकी कंपनी की जो शेयर है ना वो रात को ही खरीद लिए। और अगले दिन क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था तो उन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट कर ली, जिसकी वजह से उनका शेयर प्राइस बढ़ गया। उसने बेच दिया। तो ये होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब किसी कंपनी के अंदर के जो आदमी है उससे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेना और उसके बेस पे ट्रेडिंग करना। ठीक है। और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना। ये जो अपन बिजनेस को कंडक्ट करने में जो अपन यूज करते हैं अपने एथिक्स, कि हमने किसी से ब्राइब नहीं लिया है या हमने कभी इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करी है, तो जो ऐसे बिहेवियर्स होते हैं उसे कहते हैं बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स comprises of the study of proper business policies and practices regarding potentially controversial issues such as corporate governance, इनसाइडर ट्रेडिंग। ये सब हमने नहीं किया है। ठीक है। अब एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। एंटरप्रेन्योर के लिए एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। आपकी जो जिंदगी में है, आपको क्या लगता है कि आपको एथिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। आपको एथिकल होना क्यों जरूरी है, आपके अंदर वैल्यूज होना, आपके संस्कार के अंदर सच्चाई होना क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग रन में किसी को साथ देना है, अगर आप अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ लॉयल नहीं रहोगे, आप उनके सच्चाई नहीं बोलोगे या हमेशा झूठ बोलते रहोगे, तो ऐसा टाइम आएगा कि कोई आप पे विश्वास ही नहीं करेगा। सेम टू सेम ऐसा ही बिजनेस के साथ होता है। अगर आप कस्टमर्स को पागल बनाने की कोशिश करोगे, कभी ऐसा किसी शॉप पे जाते हो जब आपको लगता है कि हाँ भाई ये तो बहुत महंगे सामान देते हैं, तो एक बार आप जाओगे, पता चल जाएगा भाई बहुत लूट लिया उसने मुझे, तो फिर अगली बार जाओगे नहीं। तो वैसे बिजनेसमैन में भी होता है, अगर उसको लॉन्ग रन में जाना है और सोसाइटी में एग्जिस्ट करना है, तो उसको एथिकल होना ही पड़ेगा और इन सब जो प्रैक्टिसेस हैं, ब्राइबरी और इन सब से दूर रहना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स जैसे हैं प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड करेक्ट क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू कस्टमर। कोई तोल मोल में तो फर्क नहीं कर लिया, नायक पिक्चर से देखी होगी आपने। कीपिंग इन माइंड द एनवायरमेंटल इश्यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ऐसे नहीं कि भाई सारा कचरा गंगा रिवर में डिस्पोज ऑफ कर दिया, खुद की फैक्ट्री के बारे में सोचा। पेइंग द मिनिमम एंड करेक्ट वेजेस टू द वर्कर्स। वेज जो भी आप दूसरों से काम करवा रहे हो तो उनको सैलरी तो सही से दो, उनमें तो कम से कम गड़बड़ी मत करो। नॉट टू यूज चाइल्ड लेबर इन द प्रोडक्शन। जो बच्चे हैं जो प्रोहिबिट किया गया है 15 साल से छोटे बच्चों को, तो उनको मत काम में लो अपने फैक्ट्रीज में, और लॉ को फॉलो करो। जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो आप यूज कर रहे हो आसपास, उसका यूज ढंग से करो, जुडिशियल यूज करो। ठीक है। तो ये कुछ
एग्जाम्पल्स हैं। अब एंटरप्रेन्योर के वैल्यूज, एटीट्यूड्स और उसके मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वाली वीडियो में तो सिर्फ अपन एंटरप्रेन्योर के वैल्यूज, उनकी कोर वैल्यूज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है वैल्यूज। वैल्यूज सेम एज एथिक्स ही होते हैं, अपन एथिक्स और वैल्यूज को एज अ सिनोनिम ही यूज करते हैं। ठीक है। वैल्यूज वो वैल्यूज होते हैं जो हमारे बिहेवियर को गाइड करते हैं, हमारे जो बिहेवियर है उसको एक स्टैंडर्ड देते हैं कि हाँ भाई मेरी वैल्यू तो ये कहती है कि आप किसी ऐसा आदमी का, आपके कोई भी आपकी लाइफ में जरूर एक ऐसा आदमी होगा जो बहुत ही ज्यादा वो है, मतलब बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है। आप उसके पास कभी भी चल जाओ, आपके हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा और हमेशा आपसे सच बोलेगा, कभी आपको ऐसे मिसगाइड नहीं करेगा। तो वो उसकी वैल्यूज क्या है, वो एथिकल वैल्यूज हैं उसकी, जो उसकी बिहेवियर को गाइड कर रही हैं और दूसरों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो वैसे ही अगर कोई बिजनेसमैन है, वो भी अगर ऐसा है कि भाई बिल्कुल सच की तरह ट्रांजेक्शन करता है, किसी भी ऐसे गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, तो जो कस्टमर्स हैं उसकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए रेडी होंगे और सोसाइटी भी उसको एक्सेप्ट करेगी। तो एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, ऐसे वैल्यूज होते हैं जो उनको ऐसे सिचुएशंस में गाइड करते हैं। तो इस फोटो को देख के आपको क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यूज हैं एंटरप्रेन्योर की। इन्वायरमेंटल के फैक्टर्स भी आएंगे, बाहर से जो लोग हैं पर्सनैलिटी के फैक्टर्स भी आएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे को, हमको जो है ये, जो भी जैसे आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, जैसे हर्षद मेहता के गाने सुने, उसको क्या किया, क्विक मनी ने अट्रैक्ट किया था, तो उसने गलत काम किया, बहुत बड़ा स्कैंडल कर लिया। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे जिसमें आपको चीजें जो है ये अट्रैक्ट करेंगी, पर आपको अपनी वैल्यूज पे खरा उतरना है और कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करना है। ठीक है। कोर वैल्यूज क्या होती है, 4 तरीके की कोर वैल्यूज होती है कोई भी एंटरप्रेन्योर में। सबसे पहला इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। एंटरप्रेन्योर का नाम है और आपको इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी लिख देना है। इंडिपेंडेंस, एंटरप्रेन्योर जो है इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। रिस्पेक्ट फॉर वर्क, जो आप काम करते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट आपको खुद को करनी है कि भाई हम मजबूरी में काम करो तो मत कीजिए ऐसा काम, आपको जो भी काम करो उसको रिस्पेक्ट करो। क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और अचीवमेंट ओरिएंटेशन, मतलब जो आप काम कर रहे हो उसमें एक्सीलेंस पाओ। मजबूर में सब में एवरेज नहीं, किसी में आपको एक्सीलेंट होना पड़ेगा। आप खुद को पता चलना चाहिए कि आपको इसमें मजा आ रहा है, तो आप उसमें ऐसा अपना लेवल हाई कर लीजिए। ठीक है। सबसे पहला है इनोवेशन क्रिएटिविटी। ये वाले वैल्यूज जो होते हैं वो एंटरप्रेन्योर को गाइड करते हैं ताकि वो नए प्रोडक्ट्स, नए सर्विसेज या नए प्रोसेस का इनोवेशन कर सके, नया प्रोजेक्ट इजाद कर सके और प्रॉब्लम्स जो है सोसाइटी जो फेस कर रही है उसको सॉल्व कर सके। जैसे पहले तो जैसे ऑयल और ये सब जो थे, शैम्पू, वो ऐसे उसमें आते थे, बॉटल्स में आते थे, पर किसी को थोड़ा ही चाहिए या ट्रेन में चाहिए, तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, उसको सैशे में पैक करना स्टार्ट कर दिया। तो कितना आसान है, कभी आपको चाहिए ट्रेन में या फिर कभी आपको किसी गरीब को भाई किसी पुअर को बाल तो धोने होंगे या किसी शैम्पू तो यूज होगा, कभी उसको तेल चाहिए होगा, तो वो अपने फाइनेंशियल नीड के हिसाब से ले लेगा। ठीक है। उसको पूरी बॉटल खरीदने की जरूरत नहीं। न्यू आइडियाज के साथ अपन एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे अपन ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड बैंकिंग सेक्टर ने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर फेसिंग अनसर्टेनिटी इन ऑर्डर टू ट्राई आउट न्यू आइडियाज की, अगर आप कुछ नया आइडिया ट्राई करना चाहोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना, तो उसको भी फेस करना, फाइंडिंग प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। और और अगर आपको कुछ अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करने के तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। फिर है अपना फाइंडिंग न्यू यूज फॉर एग्जिस्टिंग मेथड और इक्विपमेंट। अगर जैसे लाइट बिजली तो अपन को मिलती थी, अब उसको सोलर पैनल से कैसे जनरेट किया जाए, ये भी किसी ने इनोवेट किया होगा। फिर डेमोन्स्ट्रेटिंग ओरिजिनलिटी, मतलब आपने कुछ नया प्रोडक्ट इन्वेंट किया तो आपको वो बताना पड़ेगा ये ओरिजिनल है, ये आपने ही इन्वेंट किया है, कहीं से कॉपी नहीं किया है। फिर इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस, इंट्रोड्यूसिंग गैस सिलेंडर्स फॉर कुकिंग, जैसे अपन पहले चूल्हे में बनाते थे, अब सिलेंडर्स आ गया, पाइपलाइन आ जाएगी। ठीक है। फिर प्रोवाइडिंग इवेल्युएशन ऑफ प्रपोज आइडियाज, अब अपने जो भी आइडियाज हमने सोचे कि हाँ भाई ये हो सकता है, तो फिर उसको इवेलुएट की करें कि भाई फिर उसको इम्प्लीमेंट में लाने के लिए इवेलुएट तो करना पड़ेगा ना कि ऐसा करूंगा तो क्या होगा, फिर उसको पूरा प्लान बनाइए उसका। ठीक है। फिर है इंडिपेंडेंस या ओनरशिप।
किसी भी एंटरप्रेन्योर को इंडिपेंडेंस उसको अपनी पसंद है, क्योंकि अगर कोई आदमी का आपने देखा होगा कि फैमिली में भी ऐसे लोग होते होंगे जिनको जॉब करना पसंद है, उनको बिजनेस करना पसंद है कि भाई अपने हिसाब से काम करो, फिर आओ घर में कभी कोई काम हो तो ज्यादा दिन ऐसे नहीं कि भाई जॉब करनी है, बॉस के अंडर रहना है, किसी को खुद बी योर ओन बॉस होना पसंद है, भाई कोई मुझ पे हुक्म नहीं चला सकता, मैं खुद ही अपना बॉस हूँ। तो ये जो होते हैं ये कोर वैल्यू होती है एंटरप्रेन्योर की, जो अपना इंडिपेंडेंस उसको बहुत प्यारी होती है। ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योर में जो एनालाइजर्स हैं, एनालिस्ट हैं, उन्होंने एंटरप्रेन्योर में एक बहुत अच्छी क्वालिटी देखी जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस या सेंस ऑफ ओनरशिप। उनको अपने काम में बहुत मजा आता है और उन लोग उस काम में इंडिपेंडेंस रहना चाहते हैं, मतलब अपने उस वो इंडिपेंडेंस उनको इतना मोटिवेट करती है कि भाई वो अपने काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं। मतलब अगर आपको बोला जाए कि भाई बच्चों को लालच नहीं देते कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे या आपको चॉकलेट मिलेगी, वैसे ही एंटरप्रेन्योर भी खुद को लालच देता है कि अगर मैं ये इसको सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो तो मेरा इतनी बड़ी कंपनी सेटअप हो जाएगी या मैं इस कंपनी का मालिक बन जाऊंगा। तो ऐसे वो खुद को मोटिवेट करता है। फिर तीसरा है रिस्पेक्ट फॉर वर्क। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कुछ भी अचीव करते हैं तो अपने हार्ड वर्क के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो वो जो भी काम करते हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हैं कि मतलब अगर आप किसी की भी वर्क की डिसरिस्पेक्ट मत करो, कोई बड़ा छोटा बड़ा काम जो भी कोई कर रहा हो तो उसकी डिसरिस्पेक्ट मत करो। वैसे आप एंटरप्रेन्योर हो तो आप जो काम कर रहे हो उसकी खुद की रिस्पेक्ट करो। आप देखो कि आपको क्या क्या फायदे मिल रहे हैं और कितना आपने अचीव कर लिया और कितना आपको करना है और कैसे कैसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाने हैं। तो ठीक है, दिस वैल्यू प्रोवाइड गोल डायरेक्शन विच एनकरेजेस देम टू परस्यू अ पाथ एंड करियर इन विच द रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स आर लिंक्ड टू द डिग्री एंड क्वालिटी ऑफ द एफर्ट्स में। जिस हिसाब से आप एफर्ट करोगे उस हिसाब से आपको इंसेंटिव या रिवॉर्ड मिलेंगे। और लास्ट है अपना क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, कि मतलब चैलेंजेस तो आपकी जिंदगी में आएंगे ही, अगर आप कोई भी काम करेंगे तो चैलेंजेस आएंगे ही। पर चैलेंजेस क्या करते हैं, इन एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करते हैं, उनको बोलते हैं चलो आज तो कुछ कर दिखाना है। ठीक है, तो आप खुद को चैलेंज कीजिए। एंटरप्रेन्योर्स खुद को चैलेंज करते हैं कि भाई मोटिवेट करते हैं कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ऑफ द ईयर या डायरेक्टर ऑफ द ईयर मुझे बनना है या एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर बनना है, खुद को मोटिवेट करते हैं। द एंटरप्रेन्योर खुद की एक्सीलेंस की वजह से सब ओवरकमर हो जाता है और सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेता है। और क्योंकि वो परसिस्टेंट होता है, परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यू रहता है, अपने हार्ड वर्किंग कंटिन्यू रहता है, तो कभी भी गलत नहीं होता है, वो हमेशा उसको सक्सेस मिलती ही है। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज हैं जो आपको लर्न करना जरूरी है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, रिस्पेक्ट फॉर वर्क, इंडिपेंडेंस एंड लास्ट क्वेस्ट फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको एनरॉन का वीडियो कैसा लगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।